वेलकम बैक टू अध्ययन नेक्सस एकेडमिक। माय नेम इज अमन मेहता और आज पहला लेक्चर आपको मिलने वाला है अकाउंटिंग के लिए। कौन सी क्लास? क्लास 12 की अकाउंटिंग का पहला लेक्चर है और आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि आपको मार्क्स भी बहुत दिलाने वाला है और वैसे भी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी तक यहाँ पे 11th क्लास की फुल फ्लेज वीडियो पूरे कॉन्सेप्ट याद पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको दी जा रही है। तो अपने जूनियर्स को क्लास 11th की जो वीडियोस हमारे इस चैनल पे अभी अवेलेबल हैं वो सजेस्ट कीजिए। और अब हम शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। तो आज सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि आपका जो सिलेबस है क्लास 12 का वो किस तरह से डिवाइडेड है। वो बहुत जरूरी है ताकि आपको इम्पोर्टेंस पता चल सके कि कौन से पोर्शन की क्या इम्पोर्टेंस है। तो आपका जो सिलेबस है, सिलेबस क्लास 12, ठीक है, किसके लिए? अकाउंट्स के लिए, अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी। वो क्या है तो आपको पता ही होगा कि आपके पास 3 बुक हैं, ठीक है। तो मैं उसी हिसाब से इसको डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। बुक 1, बुक 2 और बुक 3, ठीक है। तो जो बुक 1 है इसके अंदर 2 पार्ट है। पहला है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम प्यार से एनपीओ बोलते हैं। फिर है पार्टनरशिप, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। अभी फिलहाल मैं पार्टनरशिप लिख देता हूँ। यहाँ पे आपको इन दोनों बुक्स के अंदर, बुक नंबर 2, बुक नंबर 3, आपको क्या मिलेगा? कंपनी अकाउंट्स, और यहाँ पे कंपनी अकाउंट्स के अंदर क्या होगा? एनालिसिस ऑफ रेशियो, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ठीक है। तो ये 3 बुक हैं और इन 3 बुक के अंदर 1, 2, 3 एंड 4 4 कैटेगरी हैं, आप कह सकते हैं एक तरीके से 4 कैटेगरी में हम पढ़ाई करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं आपको मार्क्स के बारे में बताऊं, सबसे प्यारी इंपॉर्टेंट बुक है ये। 45 मार्क्स आपको देगी, 45 मार्क्स। आपको पता है कि आपका जो एग्जाम होने वाला है उसकी मार्क कितने हैं? उसके मार्क्स हैं उसके मार्क्स हैं 80 मार्क्स में से 45 मार्क्स सिर्फ आपको बुक नंबर 1 दे देगी। अच्छा, बुक नंबर 2 के बारे में बात करें तो 15 मार्क्स की बुक है। और लास्टली अगर हम बात करें तो बुक नंबर 3 ये आपके लिए आएगी 20 मार्क्स की। ओके, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि पहली बुक में बहुत दम है। दम तो बाकी बुक्स में भी है, लेकिन आपको मार्क्स के हिसाब से अगर हम देखें, क्योंकि हमारे पास अब टाइम भी कम बचा है, तो हमें सबसे पहले किस पे फोकस करना होगा? बुक नंबर 1। हमारा टॉपिक क्या होगा? एनपीओ और पार्टनरशिप। तो अगर हम इन दोनों के मार्किंग स्कीम के बारे में बात करें तो एनपीओ आएगा आपके लिए 10 मार्क्स का, ठीक है। पार्टनरशिप बची कितने? 35 मार्क्स, ठीक है। तो और तो कुछ समझने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक चीज और देख लेते हैं कि चैप्टर्स कितने हैं इसमें। तो एनपीओ के बारे में बात करें तो एनपीओ मात्र एक चैप्टर है, चैप्टर है ना, 1 चैप्टर। एक चैप्टर के अंदर आपको पूरा एनपीओ पढ़ाया जाएगा और वो एक ही चैप्टर सिर्फ 10 नंबर का आएगा, एक चैप्टर 10 नंबर का। आगे देखते हैं। 35 मार्क्स के लिए आपको कितने चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे? इसके लिए आपको 7 चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। अब जो नई बुक प्रिंट होकर आ रही न्यू एडिशंस हैं उसके अंदर 7 चैप्टर वैसे 6 हुआ करते थे,
तो जो ओल्ड बुक में से पढ़ना उनको 6 ही चैप्टर दिखेंगे पार्टनरशिप में, वैसे 7 हो गए ना। ओके, कंटेंट से टेंशन मतलब 6 चैप्टर भी उतने ही हैं जितने 7 चैप्टर है, बस जो लास्ट में चैप्टर था उसके 2 टुकड़े कर दिए हैं और 1 चैप्टर एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, बुक सेकंड के अंदर कंपनी अकाउंट जो 15 मार्क्स की आएगी उसके अंदर 3 चैप्टर्स हैं। ओके, और एनालिसिस वाली बुक के अंदर आपके चैप्टर होंगे 5 चैप्टर्स। ठीक है, कहोगे सर ये तो हमें पता था, लेकिन फिर भी कई लोगों को नहीं पता होता, तो एक बार है ना चीजों को जता देना चाहिए, एक्सप्रेस कर देना चाहिए। लाइफ में अभी तक यही सीखा है। तो अब आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि हमारे पास टोटल चैप्टर है 7 और 3 10 1 11 11 और 5, टोटल हमारे पास चैप्टर्स हो गए 16, और 16 चैप्टर पढ़ के आप 80 मार्क्स का एग्जाम अटेम्प्ट करने वाले हैं। ठीक है, और आपके जो 20 मार्क्स होंगे वो प्रोजेक्ट जो बनाया जाता है स्कूल के अंदर उसमें से होंगे। ठीक है, तो जिनको सिलेबस के बारे में नहीं पता, सीधे अंधाधुन वो शुरू हो जाते हैं अपने काम को करने में कि फटाफट बुक खत्म कर दो, पता है नहीं कि पढ़ना कैसे है, कौन सी चीज़ कितने मार्क्स की आ रही है, तो वो देख सकते हैं। पूरी डिटेल में चीज़ों को मैंने बताने की कोशिश करी है, और जिनको नोट करना है वो पॉज कर सकते हैं, और पॉज करके नोट करें तो ज़्यादा बढ़िया होगा। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम एनपीओ पढ़ने वाले हैं। एनपीओ शुरुआत होगी एनपीओ से, क्योंकि अगर मैं बताऊं आपको तो ये इकलौता ऐसा चैप्टर है जो 10 मार्क का एक है, बाकी सब इतने ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर है ही नहीं। ठीक है, तो एनपीओ से शुरू करेंगे और फिर आगे देखते हैं हम पार्टनरशिप शुरू करेंगे, और बाकी आगे तो देखते चले जाएंगे, अभी फिलहाल इतना कर लेते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो आप बस कमर कस लीजिए। देखो 12th के लिए ना मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और अगर कोई कहता है ना कि 12th के लिए मेहनत नहीं लगती, अरे आसान है, हो जाता है, देखो पढ़ाई आसान है, लेकिन अब जो टाइम चल रहा है ना उसमें हमें मेहनत करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हमारे पास इतना टाइम बचा ही नहीं है, ऊपर से छुट्टियाँ हैं, स्कूल जा नहीं रहे हो, आप लोग रूटीन में हो नहीं, तो जब आप लोग रूटीन में नहीं हो तो फिर तो दिक्कत होनी तय है, क्योंकि आपको वो फील नहीं आ रहा कि आप पढ़ाई करनी है, यार वो बच्चा इतना ज़्यादा पढ़ रहा है, मैं कितना कर रहा हूँ। तो अभी ना घर पे सिर्फ सब कंफर्ट जोन में है इस टाइम, तो कंफर्ट जोन तोड़ने का टाइम आ चुका है। सही मायनों में अगर मैं आपको बताऊं तो यही वो टाइम है जब किसी चीज़ का प्रेशर नहीं है, और अगर आप इस टाइम पे अपने आप को डिसिप्लिन में ला सकते हो तो आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं आज हम अपनी क्लास 12 का पहला चैप्टर, पहला लेक्चर, पहली वीडियो। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्लास 12 के अंदर क्लास 11 के अंदर आपने अकाउंटिंग सीख ली, सोल प्रोप्राइटर के लिए सीखी, डेबिट क्रेडिट सिखाया, सब कुछ सिखाया। अगर 11th में भी कोई दिक्कत है तो 12th के स्टूडेंट भी हमारी वीडियोस को विजिट कर सकते हैं, हमारी 11th क्लास की जो वीडियोस है उनको देख सकते हैं। बहुत बेसिक में 100% समझाया गया। ठीक है, तो अब हमें ना बताया गया कि अब दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉफिट कमाती ही नहीं। देखो नाम से पता चला, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम प्यार से क्या बोलते हैं? एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमाती ही नहीं, वो कमाने ही नहीं जाती, इनका एम ही कुछ और है। ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो अगर हम बात करें प्रॉफिट की, क्या ये कमाती नहीं है? नॉट फॉर प्रॉफिट नहीं, कमाती तो है, बट नॉट एज अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, इनका ऑब्जेक्टिव है क्या? इनका ऑब्जेक्टिव है कि ये प्रॉफिट ना कमाए, ये क्या करें? ये कल्चरल एक्टिविटीज करें, एजुकेशनल एक्टिविटीज करें, रिलीजियस
एक्टिविटी करें और कुछ पब्लिक सर्विस वाले काम करें। इनको प्रॉफिट नहीं कमाना, ये लोगों की भलाई चाहते हैं, इनको बोलते हैं एनपीओ। सर कुछ एग्जांपल दे दीजिए एनपीओ के एग्जांपल्स। तो भाई का फ्रेंड कौन है? अरे अपने घर वाले भाई की बात नहीं कर रहा मैं, सलमान भाई की बात कर रहा हूं। आपने सुना तो होगा बीइंग ह्यूमन, ठीक है। बीइंग ह्यूमन क्या है? एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। एक संस्था है जो गरीबों की मदद करते हैं, डोनेशन वगैरह, सलमान भाई है ना चाहे रहते हैं न्यूज में इस बारे में। अच्छा आंगनबाड़ी आपने सुना होगा, आंगनबाड़ी है ना, जहाँ पे बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाई जाती है, इंजेक्शंस लगते हैं सरकार की तरफ से, और दलिया मिलता है, खाने वाने की चीजें मिलती है, मिड डे मील का वहाँ पे सारा मैनेजमेंट किया जाता है, ठीक है। तो आंगनबाड़ी में से एक है। एक बहुत फेमस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हमारी एनपीओ है, उसको बोलते हैं क्राई, चाइल्ड रिलीफ एंड वाई से यू, ठीक है, नाम कितना प्यारा है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं एनपीओ के, ठीक है। हमें बात समझ में आ गई। चलो थोड़ी सी जगह पर आइए और फिर आगे बात करते हैं। तो ये कौन सी एनपीओ कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होती है? जो कल्चरल, एजुकेशनल, रिलीजियस, पब्लिक सर्विस रिलेटेड एक्टिविटीज करती हैं, ये सबका भला करने के लिए काम करते हैं। इनको प्रॉफिट कमाने का इनका उद्देश्य नहीं होता, ठीक है। तो अब प्रश्न ये उठता है, क्या एनपीओ सच में प्रॉफिट्स नहीं अर्न करते? क्या एनपीओ सच में प्रॉफिट अर्न नहीं करते? ओके, तो इसका जवाब देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस जवाब से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो कंटेंट क्या है, हम एनपीओ को किस तरीके से कवर करेंगे। टॉपिक्स क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं एनपीओ, टॉपिक्स टू बी कवर। सबसे पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, एनपीओ की थ्योरी, थोड़ी सी थ्योरी पढ़ना देखो बहुत जरूरी है। किसी भी चीज की अगर आप थ्योरी पढ़ लेते हैं तो आप उसको समराइज करके समझ सकते हैं। आपको ज्यादा चीजों को मतलब बिखरते हुए नहीं देखना पड़ेगा, आप बहुत शॉर्ट में चीजों को समझ जाएंगे। अगर एक बार आपने थ्योरी समझ ली, थ्योरी में क्या होता है? कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। थ्योरी में किसी भी चीज का कॉन्सेप्ट होता है, तो थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है। और बहुत छोटी सी बेसिक सी बातें बताऊंगा मैं, आज की क्लास में हम थ्योरी कवर कर भी लेंगे। अगली क्लास से आप जो न्यूमेरिक वाली फीलिंग चाहते हैं अकाउंट के अंदर जो आपने देखी है वो आपको मिल जाएगी। ओके, तो थ्योरी पढ़ेंगे हम थोड़ी सी, ज्यादा बड़ी वीडियो भी नहीं आज की। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन, फिर हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग फॉर कंज्यूमेबल्स, फिर हम पढ़ेंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, फिर हम एनपीओ की बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे, और लास्ट में बैलेंस शीट नहीं, बैलेंस शीट सीखेंगे, अभी बताते हैं क्या होगा। और लास्ट में सीखेंगे फंड बेस्ड अकाउंटिंग। और उसके बाद आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। आपको प्रैक्टिस वीडियोस मिल जाएंगी जिसके अंदर हम क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेंगे। तो कंप्लीट पैकेज है, ये नहीं कि यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल रही है तो आपको पूरा नहीं पढ़ाएंगे, आपको डिटेल में चीज़ों को बताया जाएगा जितना। मतलब हमने जब वीडियो बनाना शुरू किया तो हमारे माइंड में ही यही था कि यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं,
लेकिन अगर कोई स्टूडेंट सोचे कि मेरे पास बजट नहीं है, मैं अपने घर वालों को और फाइनेंशियल प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहता, तो क्या मैं यूट्यूब से पढ़ सकता हूँ? तो ऐसा नहीं था। बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस हैं, बहुत नॉलेजेबल वीडियोस हैं, लेकिन यूट्यूब पे इनकम्प्लीट कंटेंट है। किसी टीचर ने बहुत सारी चीजें कवर करी, लेकिन सारी चीजें कवर नहीं करी। किसी टीचर ने वो वाली चीजें दूसरे में छोड़ दी, वो करी है, लेकिन क्या पता हम अगर दूसरे टीचर के पास भी जाकर वही चीजें समझें तो वो हमें ना समझ में आए। तो अगर हमें पूरा कोर्स करना है तो हमें 3-4 टीचर्स की जरूरत पड़ती है। तो फिर जरूरी तो नहीं ना कि हमें सारे टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ जाए। शायद हमें एक टीचर जो पढ़ा रहा है वो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, लेकिन आगे चल करके क्या हो, कोर्स पूरा नहीं है इनका। अब कोर्स ही पूरा नहीं है, वीडियोस पूरी नहीं है, तो फिर किसी दूसरे टीचर की वीडियोस देखेंगे, उस टीचर ने वो चीजें कंप्लीट करवा के जो हमारे टीचर ने छोड़ दी, लेकिन वो चीजें समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं किस तरीके से टीचर पढ़ा रहे हैं। टीचर वो भी अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन बात क्या होती है कि हमें हर टीचर की बातें समझ में नहीं आती। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो कुछ स्टूडेंट्स को चीजें अच्छी लग रही होंगी, समझ में आ रही होंगी, और कुछ स्टूडेंट्स को नहीं आ रही होंगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबके साथ ही ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता था, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट्स को मेरे पढ़ाई हुई एक एक चीज समझ में आ रही है, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं यूट्यूब पे पूरा कोर्स दूं, 100% कवरेज के साथ दूं, कोई भी कॉन्सेप्ट मिस ना हो, ठीक है। तो वही है मेरा एम है, मैं उसी के आगे लेकर चल रहा हूँ। तो ये सारी चीजें हैं, इसके अंदर आपका कुछ भी मिस नहीं होगा। आपको पूरा 10 नंबर का जो एनपीओ है, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो हमने कर लिया, ठीक है। तो अब वापस आ जाते हैं, ये टॉपिक हम सारी वीडियोस में, जब तक एनपीओ मैं पढ़ा रहा हूं तब तक ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो अब आ जाते हैं वापस, थ्योरी हम पढ़ रहे हैं। अभी हमने कौन सा टॉपिक को शुरू करा, थ्योरी को करा, और इसी वीडियो में थ्योरी को खत्म कर लेंगे, और उसके बाद जितने भी लेक्चर्स आएंगे उसके अंदर हमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें पढ़ने को मिलेंगी, न्यूमेरिक्स पढ़ने को मिलेंगे। तो क्या एनपीओ सच में प्रॉफिट नहीं अर्न कर पाते हैं या करते हैं? तो ये बात तो गलत है, प्रॉफिट्स तो होते हैं। अब बात आ रही है प्रॉफिट्स होते हैं, तो फिर ये एनपीओ कैसे है? प्रॉफिट कमाते रहे, और यहाँ पे नाम तो ऐसे बता रहे हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हम पैसे कमाते ही नहीं। क्या ये ढोंगी हैं? नहीं, ढोंगी नहीं है। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये मान लो एक बिजनेस है, ये बिल्डिंग बना रखी है, ठीक है। ये मान लो हमारी एनपीओ है। ये क्या करती है, ये गरीब लोगों को मेडिसिन देती है ना, मेडिसिन देती है जो अफोर्ड नहीं कर पाते, जो बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, जिनके पास पैसे नहीं है दवाई लेने के, ठीक है। तो जब मान लो 5,000 रुपए की दवाई यहाँ 50 रुपए में मिलती है, क्योंकि कुछ चार्ज ले लेते हैं, कई बार फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो अब आप ये तो नहीं बोल रहे ना कि 5,000 रुपए की दवाई 50 रुपए बेच के प्रॉफिट कमाया होगा, कहाँ का लॉजिक लगा रहेगा? हो सकता है कि कोई बिना वजह ऐसे ही ना आ जाए, इनके रिसोर्सेज खराब करके कोई भी दवाई लेके स्टॉक करके रख ले अपने पास, है ना, तो एक नॉमिनल सा चार्ज लगा सकते हैं, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं मेडिसिन देके। अच्छा, तो फिर बात आती है ये पैसा इनके पास आता कहाँ से होगा? ये 5,000 रुपए की अगर कोई चीज दे रहे हैं तो ये 5,000 रुपए कहाँ से आए, और 50 रुपए ही सिर्फ इसके बदले लिए या फ्री में ये चीज दे दी, तो ये पैसा कहाँ से रहा है? तो इनके मेंबर्स होते हैं, ये अमीर लोग होते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो अब इतना कमा चुके हैं, लोगों की भलाई करना चाहते हैं। कितनी अच्छी बात है। कुछ ट्रस्टीज होते हैं, ठीक है, और कई बार गवर्नमेंट है, अलग अलग पब्लिक सेक्टर है, वो डोनेशन दे देते हैं, तो इस तरह से इनके पास पैसा आ जाता है, ठीक है। तो अगर हम, जैसे आपने 11th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सीखा था, यहाँ पे इनका बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो यहाँ पे सारी इनकी इनकम आ जाती है, चाहे वो डोनेशन हो, चाहे वो सब्सक्रिप्शन हो, क्या होता है अभी मैं आपको बता दूंगा, या फिर थोड़े बहुत पैसे जो अगर इनको मिल जाते हैं, सेल से मिल जाते हैं। तो अगर आप पहले कंपेयर करें जो आपने 11 में पढ़ा था, उनका मेन जो सोर्स ऑफ इनकम था वो सेल था, कि ये सामान बेचेंगे प्रॉफिट पे तो जाके इनके बिजनेस में इनकम होगी, इनका प्रॉफिट होगा। लेकिन ये तो सेल छोटी मोटी करते हैं, इनकी जो इनकम है वो डोनेशन है, कोई दान देकर जा रहा है, कोई चंदा देकर जा रहा है, ठीक है।
तो इनका अगर प्रॉफिट आ भी गया तो ये प्रॉफिट कमाने के लिए तो काम कर ही नहीं लेते हैं। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। अगर ये प्रॉफिट कमाने के लिए काम करते तो ये जो प्रोडक्ट दूसरों को दे रहे हैं वो प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके देते, ठीक है। तो प्रॉफिट तो इनको होते हैं, अगर प्रॉफिट होगा ही नहीं, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी सॉरी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर प्रॉफिट होगा ही नहीं तो कोई भी संस्था नहीं चल सकती। ये बात आप ध्यान रखिए। बिना पैसे के चाहे आप कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई रिलीजियस नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, तो बिना पैसे का तो काम नहीं चलता। तो इनके जो फंड आता है वो इंक्रीज होना चाहिए। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वो इसको कंटिन्यू रखेंगे ताकि यही पैसा लोगों की भलाई में लगा दिया जाए। तो आई होप इससे ज्यादा एक्सप्लेन करने की मुझे जरूरत नहीं है, आपको बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है। ओके, तो अभी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है क्या? तो जैसे इनको प्रॉफिट होता है ना, तो इनके जो मेंबर्स होते हैं इनको ही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, नहीं, ठीक है। यदि ये प्रॉफिट जो होता है नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू मेंबर्स, ठीक है। अगर ये प्रॉफिट के लिए कर रहे होते तो ये जो मेंबर पैसा दे रहे हैं एनपीओ में ताकि लोगों को एक मतलब पब्लिक सर्विस कर पाए, लोगों के लिए कुछ अच्छा कर पाए, तो ये प्रॉफिट लेते। लेकिन ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे, ये चाह रहे हैं लोगों को कुछ अच्छा मिल जाए, उनकी भलाई हो जाए, जो गरीब लोग जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो वो लोग ये कर रहे हैं, ठीक है। तो इनको प्रॉफिट नहीं दिया जाता, तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ है। ओके, अच्छा जी, अब आगे बात करते हैं। अभी जो एनपीओ है ना, एनपीओ ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। ये क्या होता है? लीगल का मतलब तो होता है कानूनी, सेपरेट का मतलब होता है अलग, एंटिटी का मतलब होता है पहचान। यानी कानूनी रूप से एनपीओ की अलग पहचान है, किससे? फ्रॉम इट्स मेंबर। ठीक है। अभी आप एनपीओ के जस्ट बाद मैं आपको पार्टनरशिप पढ़ाना शुरू करूंगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि दो या दो से ज्यादा लोग मिलके एक बिजनेस करते हैं तो वो पार्टनरशिप कहलाता है, ठीक, पार्टनरशिप कहलाता है। और ये दोनों मिले हैं तभी ये पार्टनरशिप है, अगर ये दोनों अलग हो जाए तो पार्टनरशिप नहीं है। इसका मतलब क्या है कि पार्टनरशिप की जो लीगल एंटिटी है, जो इसकी अलग से पहचान है, वो है ही नहीं, सेपरेट है ही नहीं वो। अगर ये दोनों हैं तो पार्टनरशिप है, ये दोनों नहीं तो पार्टनरशिप नहीं। लेकिन एनपीओ के केस में ऐसा नहीं होता। अगर इसके मेंबर्स चले भी जाएंगे तो कोई ना कोई इसको संभाल रहा होगा, तो मेंबर्स से इसकी आइडेंटिटी का, इसके वजूद का, इसके एग्जिस्टेंस का कोई लेना देना नहीं है। ओके, तो ये सेपरेट लीगल एंटिटी है। बहुत स्मूथ, बहुत आराम से मैं चीजों को समझा रहा हूं। मैंने एक चीज नोटिस करी है, इतने टाइम मैंने अकाउंट्स पढ़ाया, अकाउंट्स पढ़ते पढ़ते ना बच्चे थ्योरी के टाइम पे बोर होते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपके मन में है कि मुझे अपना 100 में से 100 स्कोर करना है, अगर आपका टारगेट ऐसा है, तो अगर आप थ्योरी छोड़ रहे हैं तो ट्रस्ट भी आप नहीं कर पाएंगे। अगर आपका एम है, और न्यूमेरिक सब्जेक्ट में आप समझिए, न्यूमेरिक सब्जेक्ट में स्कोर करना आसान होता भी है, तो इसकी भी थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अच्छा जी, अब प्रश्न ये उठता है कि जो आप फंड की बात कर रहे थे वो कहां से आ रहा था? एक बार मैं फिर से बता देता हूं। बिजनेस को कैपिटल मिलती थी, इनकी कैपिटल कहां से आती है? इनकी कैपिटल आती है मेंबर्स से, इनकी कैपिटल आती है ट्रस्टीज से। फंड बोलो बेसिकली, फंड्स, ट्रस्टीज, या फिर गवर्नमेंट से आ जाती है और अलग इंस्टीट्यूशन से आ जाती है ना। मुकेश अंबानी जी ने, रतन टाटा जी ने, अब उनकी कंपनी ने, टाटा ने, रिलायंस ने क्या करा? डोनेट किया, तो इस तरह से उनको पास फंड आता है, या फिर कुछ अदर्स दे देते हैं पैसे।
जैसे कोई भी आता है डोनेशन दे देता है, ठीक है। कोई नॉर्मल सा बंदा आया कह रहा है मुझे आप मेंबर बना लो, तो मेंबरशिप फीस ले लेते हैं उससे, तो ये सब फंड्स ही तो है। तो इस तरह से इनके पास पैसे आते हैं। ओके, तो धीरे धीरे मतलब जो छोटे मोटे डाउट है ना वो क्लियर हो जाएंगे। और अगर गलती से एक नंबर का थ्योरी क्वेश्चन आ गया, आई गारंटी, आई एश्योर, छोड़ के नहीं आने वाले आप, अगर आज का लेक्चर आप ले रहे हो तो। और पढ़ाओ तो बेसिक से पढ़ाओ, सीधे मैं आपको अकाउंट बना के देखो बेटा इधर डेबिट में ये लिखना, क्रेडिट में ये लिखना, क्या फायदा उस चीज का? कोई फायदा नहीं उस चीज का, ठीक है। अब लास्ट तो नहीं, सेकंड लास्ट थ्योरी के पॉइंट पे आते हैं, और वो क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनपीओ। क्या विशेषताएं होती हैं एनपीओ की? देखो अभी मैंने आपको इतनी सारी चीजें बताई, इसी के अंदर से विशेषता निकली, मतलब जो भी मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताने वाला हूँ वो वही है। तो बस आपको बस पॉइंट्स दे देता हूँ कि ये पॉइंट है, 7 पॉइंट है, आप कभी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा जाए तो इसमें से लिख देना, ठीक है। तो पहला पॉइंट है एंटिटी, पहला पॉइंट है एंटिटी। अभी तो एंटिटी पढ़ा, आप क्या लिखोगे इसके अंदर? एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इज a separate legal entity from its member trustees, ठीक है। वो पॉइंट मैं आपको समझा चुका हूं। उसके बाद क्या क्या आप लिखोगे? पर्पस। अरे भाई इतनी देर से पर्पस के बारे में ही तो बात कर रहे थे, यही तो बता रहे थे कि इनका पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं होता, इनका पर्पस होता है कि ये समाज में कुछ सुधार कर पाए, सोशल वेलफेयर इनका पर्पस होता है, ये रिलीजियस, कल्चरल, पब्लिक सर्विस से रिलेटेड चीजें करते हैं बिना किसी एक्सपेक्टेशन के कि इनको प्रॉफिट होगा। तो वो सारी बातें आप लिख देंगे। फिर आती है बात फॉर्म्स की। फॉर्म किस रूप में एनपीओ होती है? आपको चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में मिल जाएगी, ट्रस्ट के रूप में मिल जाएगी, या इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आएगा फॉर्म कैसे होती है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। और अगर कंपनी एज अ कंपनी अगर हमने इनको ओपन करा होगा तो सेक्शन 8 कंपनी कहलाती है, ठीक है, एज पर कंपनीज एक्ट 2013। ओके, फिर है नॉट प्रॉफिट मोटिव या नो प्रॉफिट मोटिव, ये भी इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, और ये एक्सप्लेन करने की तो जरूरत है ही नहीं, इतनी देर से हम क्या पढ़ रहे हैं, यही तो पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद क्या है? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इन कौन मैनेज करता है? तो इनके लिए मैनेजिंग ग्रुप बन जाते हैं, या ट्रस्टी कमेटी बन जाती है, ट्रस्टी कमेटीज ऑफ ट्रस्टी, ठीक है। कुछ लोग सिलेक्ट किया, बहुत सारे मेंबर अगर होते हैं और बहुत बड़े लेवल पे भी एनपीओ होती हैं, तो अगर बहुत ज्यादा मेंबर होते हैं तो उनका एक छोटा सा ग्रुप, कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लिया जाता है, उनको ट्रस्टी बना दिया जाता है कमेटी का, या फिर मैनेजिंग ग्रुप बन जाते हैं, तो वो लोग मिलकर मैनेज करते हैं। बाकी लोग, कुछ लोग एक्टिवली काम नहीं करते तो वो अपना फंड्स वगैरह देते रहते हैं, या फिर किसी और एक्टिविटी में इनकी हेल्प कर देते हैं, ठीक है। एंड 6th पॉइंट है फंडिंग। फंडिंग के बारे में अभी जैसे मैंने इससे पहले बात करी, कहाँ से पैसा आता है, तो मैंने आपको बताया कि इनका पैसा आता है गवर्नमेंट से आ जाता है, इनका पैसा डोनेशन से आ जाता है, इनका पैसा और कहाँ से आता है अभी मैंने आपको बताया था कि कोई मेंबरशिप ले लेता है, तो ये सारी चीजें हैं। एंड लास्ट पॉइंट क्या है हमारा? लास्ट पॉइंट है अकाउंट्स। अकाउंट्स कैसे होते हैं? इनके अकाउंट ये होते हैं, देखो यहाँ पे लिखे ही हो जाए। इनके अकाउंट कैसे होते हैं? इनके फाइनल अकाउंट होते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट, और यही लास्ट पॉइंट है। इनकी अकाउंटिंग थोड़ी अलग होती है, तो मैं इसको रख कर रहा हूँ। थ्योरी मैंने आपको समझाई है, बहुत अच्छे से समझाई है। अब ऐसा उम्मीद मत रखिए कि मैं पूरी की पूरी आपकी बुक की थ्योरी में लिख दूं, वो तो आपको बुक में मिल जाएगी, समझाने वाला तो मैं हूं ना, बुक तो आपको समझाएगी, तो मैं समझा रहा हूं, यही मेरा काम है। तो लास्ट पॉइंट मुझे बात भी इसके बारे में करनी थी कि एनपीओ की अकाउंटिंग के बारे में। तो क्या होता है एनपीओ के अंदर? डोमिनेंटली 3 अकाउंट बनते हैं, इनके फाइनल अकाउंट के
रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। फिर है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फिर है बैलेंस शीट। ओके सर, इसमें नया क्या है? नया क्या है? आप पहली बार नाम सुन रहे हो और ऐसे बोल रहे हो? देखो रिसीट एंड पेमेंट और नाम से पता चला, रिसीट यानी रिसीव करेंगे या फिर कुछ पेमेंट करने वाले हैं, तो वो क्या कहलाएगा? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कहलाएगा और उसके अंदर ये सारे ट्रांजैक्शन आएंगे। तो ये चीजें तो हम नॉर्मल जब हम पढ़ते थे तो कैश बुक के अंदर, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट के अंदर करते थे। तो बिल्कुल नाम बदल के चीज वही है। फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यहाँ पे इनकम और एक्सपेंस के बारे में बात हो रही है। और अभी तक हमने 11th क्लास में क्या पढ़ा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हम ये सारी बातें करते थे। तो एनपीओ के लिए हम प्रॉफिट और लॉस बोले, अच्छी बात नहीं हुई, प्रॉफिट तो कमाना ही नहीं चाहे, तो इसलिए इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह क्या नाम देते हैं? इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, इनके प्रॉफिट को प्रॉफिट भी नहीं बोलते, इनके प्रॉफिट को बोलते हैं सरप्लस। ठीक है, और अगर इनको लॉस हो जाता है तो इनके लॉस को भी लॉस नहीं बोलते, इनके लॉस को हम बोलते हैं डेफिसिट। आगे हम इनको अकाउंट बना कर देखेंगे, आपको एक एक चीज बताएंगे। और बैलेंस शीट तो आपको पता ही है, पोजीशन जो बताती है, तो बैलेंस शीट की इनकी छोड़िए। ठीक है, तो आपको आई थिंक थ्योरी तो मैंने पूरी कवर करा दी है। एक छोटा सा होमवर्क मैं आपको दे देता हूं। आपको करना क्या है? आपको प्रॉफिट मेकिंग और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बीच में डिफरेंस पढ़ना। आपकी बुक के अंदर एक पैराग्राफ टेबल बना के दी होगी, उसको पढ़ें। और इसके बाद इसी सीक्वेंस में, जैसा मैंने आपको यहाँ पे लिख कर दिया, इसी सीक्वेंस में आपको वीडियोस मिलेंगी। अब जस्ट में इसके बाद कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन कराने वालों के, सब्सक्रिप्शन क्या होता है, उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, थ्योरी हमने कवर कर ली है। इससे थ्योरी है भी नहीं इसमें। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और हमारे चैनल पे वीडियो आती ही रहेगी अगर एक बार हमने शुरू की है। 11th क्लास की वीडियोस बहुत 7-8 वीडियोस में अपलोड कर चुका हूं, तो वो जरूर सजेस्ट करें। और अब तो आपने ये लेक्चर भी ले लिया, अगर आपको चीजें समझ में आ गई है तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ गया होगा, तो आप इजीली शेयर भी कर सकते हैं विद कॉन्फिडेंस कि हाँ भाई हम जो वीडियो शेयर कर रहे हैं वो टीचर अच्छा पढ़ा भी गए हैं। और हमारा जो दूसरा चैनल है अध्ययन नेक्सस, जो आपके सीनियर हैं, जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको बताइए कि वहां पर एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, अगर इतना नहीं पता तो आप सीधे बोलिए सरकारी नौकरी की तैयारी हो रही है, उनके एग्जाम्स जो होते हैं उनकी प्रिपरेशन कराई जा रही है, तो उसे जाके सब्सक्राइब करें, वहां वीडियोस देखें और फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्या जा रहा है आपका, है ना? तो मेहनत करिए, हम आपको सपोर्ट करें, आप हमें सपोर्ट करें, हमारी वीडियोस को सपोर्ट करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक मिल जाएंगे अलग अलग सोशल मीडिया पे, जो हमारे हैंडल्स हैं उनको आप जाके फॉलो करें, वहां पे आपको चीजों की अपडेट मिलती रहती है। ठीक है, तब तक के लिए मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में और हम पढ़ेंगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।